देखते हुए चलते हैं। तो आप लोगों को सिलेबस में 4 यूनिट है। पहला यूनिट है आपका कोरिलेशन। यूनिट 1 किससे रिलेटेड है? कोरिलेशन। भाई माइक ऑफ कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा सभी के लिए, ठीक है? आप लोगों को ही नहीं तो प्रॉब्लम होंगी अगर एक दूसरे की नॉइस आएगी तो। चलिए, तो कोरिलेशन सबसे पहला यूनिट। सर इसमें क्या है? इसमें थ्योरी भी है और इसमें न्यूमेरिकल भी है। इसमें थ्योरी भी है और इसमें न्यूमेरिकल भी है, कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो आज की क्लास में हम पूरा इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करेंगे और फिर कल की क्लास से इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को शुरू कर देंगे। तो यूनिट 1 है हमारे पास कोरिलेशन का, और इसके अंदर दो तरीके के कोरिलेशंस हैं। एक तो हमारे कार्ल भाऊ का, आई मीन टू कार्ल पियर्सन का, इन्होंने एक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में बताया था, और एक हमारे स्पीयरमैन साहब थे, स्पीयरमैन साहब है जिन्होंने रैंक कोरिलेशन को डिफाइन किया। तो हमारे पास दो कोरिलेशन इस चैप्टर के अंदर, दो अलग अलग कोरिलेशन है। एक तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कार्ल पियर्सन का और एक रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन का। तो इस यूनिट के अंदर हमें दो न्यूमेरिकल चीजें पढ़नी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट लिखिए, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है रिग्रेशन से रिलेटेड। जिनको मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है भाई, थोड़ा सा बच के रहे, क्योंकि इस चैप्टर में इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है? रिग्रेशन इक्वेशन, यूनिट का नाम क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन। अगर आपने इस यूनिट में ध्यान नहीं दिया तो बड़ा रिग्रेट करोगे आप लोग, ठीक है? जान खा लेता ये यूनिट है आसान, लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वो बहुत ज्यादा पछताता है बाद में। काश हम पढ़ाते समय ध्यान दे दिए होते तो हमें चीजें समझ में आ गई होती। तो आपके पास है रिग्रेशन इक्वेशन, जिसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन वगैरह निकालना पड़ता है, सीखेंगे वो सारी चीजें भी। उसके बाद आपके पास है यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 किससे रिलेटेड है? इंडेक्स नंबर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? इंडेक्स नंबर। बट इंडेक्स नंबर के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब इंडेक्स के अंदर दो चीजें, एक आपको टेस्ट के बारे में दिया है और एक आपको इंडेक्स नंबर के बारे में दिया। तो यहाँ पर भी दो टॉपिक कवर किए गए हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड। एक कॉस्ट लिविंग इंडेक्स के बारे में कैलकुलेशन करना है और एक टाइम रिवर्सल टेस्ट के बारे में है। और ये जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है सेम एज इट इज आपको एमकॉम में भी देखने को मिलेंगे। एमकॉम में जो थर्ड सेम में एडवांस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट्स है वहां पर। फिर उसके बाद आप लोगों के पास ये लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? टाइम सीरीज एनालिसिस। अच्छा है, दिमागदार चैप्टर है बट इजी भी है। टाइम सीरीज एनालिसिस, जिसके अंदर हम ट्रेंड, वेरिएशंस, इन सारी चीजों की बात करेंगे हम। इसके अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एवरेज मूविंग, ये सारी चीजें बात करेंगे। समय के हिसाब से कैसे हमने रिलेशंस चेक करने और कैसे एवरेजेस निकालने, वो हमने इस यूनिट के अंदर सीखना है। तो एज सच आप लोगों ने अभी तक के, एज सच आप लोगों ने जो फर्स्ट सेम में, सॉरी सेकंड सेम में जो आपने स्टेटा पढ़ा है, ठीक है, वहां पर आप लोगों ने क्या पढ़ा था? मैं आप लोगों को सेकंड सेम का सिलेबस से एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ। सर क्यों, जरूरत पड़ेगी क्या? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। हम लोगों ने सेकंड सेम में, याद है हमको, पहला यूनिट हमारा मीन मीडियन मोड का हुआ करता था, याद है क्या सभी को? हाँ सर। मीन मीडियन मोड, उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? ऐसा कैलकुलेशन नहीं, बट आपको पता होना चाहिए मीन मीडियन मोड क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डेविएशंस की बातें किए थे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल्स के चैप्टर पढ़े थे, स्टैंडर्ड डेविएशंस के चैप्टर पढ़े थे, मीन डेविएशंस के चैप्टर पढ़े थे, ठीक है। स्क्यूनेस ऑफ हमने क्या पढ़ा था? डेविएशंस। क्या बोले? बाउले और कार्ल पियर्सन की। यस, स्टैंडर्ड डेविएशन कार्ल पियर्सन ने दिया था और बाउले ने क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर दिया था। मीन डेविएशन पढ़ा था। उसके अलावा रेंज करके एक चैप्टर पढ़ा था, करेक्ट। रेंज के अलावा और क्या है, याद आ रहा है क्या आप लोगों को? और क्या था? हार्मोनिक मीन। फिर उसके बाद आप लोगों को बिजनेस चौथा यूनिट था। ये जो मैंने बताया है दूसरा और तीसरा यूनिट मिक्स करके बता दिया आप लोगों को। चौथा यूनिट था बिजनेस मैथमेटिक, तो वो तो छोड़ ही दो, अलग चीज है। बिजनेस मैथमेटिक का कोई काम नहीं है। जो हमने पुराना जो क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन, ठीक है, रेंज, जो भी चीजें पढ़े, उतना ज्यादा अभी रेलेवेंस नहीं आने वाला इन सारी चीजों का। अभी पुराने अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो नो डाउट मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक का एक बेस है, तो ये बेस अभी भी थोड़ा बहुत काम में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम
पहले यूनिट से शुरुआत कर रहे हैं, तो हेडिंग दे दीजिए आप लोग यूनिट नंबर 1 की अपने कॉपी में, और मैं आप लोगों को सिर्फ क्रक्स लिखवाऊंगा, बाकी सारी चीजों के हमारे पास नोट्स है, ठीक है। हम पूरा नोट से पढ़ेंगे, बाकी हम आपको क्रक्स इंपॉर्टेंट चीजों को लिखवाएंगे, सिर्फ जो लिखने के लिए जरूरी है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्रक्स चीजों को लिखेंगे, करेक्ट। बढ़े आगे, बोलिए परमिशन है, बढ़े आगे। सर ये सब्जेक्ट का नाम क्या है? ये सब्जेक्ट का नाम एडवांस स्टैटिस्टिक्स, ओके सर। ठीक है। अच्छा अपन पढ़ रहे लेकिन सब्जेक्ट का नाम ही नहीं पता, ये लो सब्जेक्ट का नाम क्या है, एडवांस स्टैटिस्टिक्स। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कोरिलेशन के बारे में। चलिए, तो यूनिट 1 हेडिंग दे दीजिए, यूनिट का नाम क्या है, यूनिट का नाम कोरिलेशन। सबसे पहले तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पता है कि आपको ये बात दिख रहा है क्या, कोरिलेशन ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा, पहला शब्द है को और दूसरा शब्द है रिलेशन। अब मुझे कोई को और रिलेशन का मतलब तो मोस्टली लोग बता सकते हैं, बट क्या सीओ को का मतलब कोई बता सकता है? एनीवन, कोई भी? को मतलब दो, को मतलब दो, 2 वेरिएबल्स, ठीक है। और रिलेशन मतलब होता है उनमें आपस में क्या संबंध है, आपस में कैसे संबंध है, क्या संबंध है। हमें इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर क्या सीखना है, हमें सीखना है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं, हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स का, स्टूडेंट्स के मार्क्स का और उनके जॉब का। तो मैं बोलता हूं कि अगर किसी स्टूडेंट्स को 50 मार्क्स है तो 70% चांस है कि उसको जॉब मिलेगा। मैं कहता हूं अगर किसी स्टूडेंट के 60 मार्क्स है तो 75% चांस है कि उसको जॉब मिलेंगी। मैं कहता हूं किसी स्टूडेंट के 70 मार्क्स है तो मैं कहता हूं कि 80% चांस है जॉब मिलेंगी। किसी स्टूडेंट के 80 अगर मार्क्स है तो मैं कहता हूं कि उसको 90% चांस है मार्क्स मिलने के, सॉरी जॉब मिलने के। तो हमने 2 वेरिएबल, 2 अलग अलग डेटा में कंपैरिजन किया और हमने देखा कि उनमें परस्पर आपस में कोई कनेक्शन है क्या, उनमें आपस में कोई किसी भी प्रकार का रिलेशन या किसी भी प्रकार का कोई संबंध है क्या, क्या कोई फैक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है? यस, डिपेंड है। यह जॉब डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। तो जो फैक्टर किसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, उस वेरिएबल को, उस डेटा को कहा जाता है डिपेंडेंट। मतलब जॉब जो है ना, यहाँ पर ये क्या है, जॉब डिपेंडेंट है। जॉब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसके ऊपर डिपेंड करता है जॉब लगना ना लगना? आपके मार्क्स के ऊपर, क्योंकि मार्क्स ज्यादा है तो जॉब के चांसेस बनेंगे, मार्क्स कम है तो जॉब के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल होता है वो 2 वेरिएबल्स होते हैं। सर वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स मतलब कोई भी डेटा, कोई भी डेटा, वेरिएबल्स मतलब कोई भी अलग अलग डेटा। तो हमारे पास 2 डेटा है, हमें ये देखना है कि उनमें आपस में कितना संबंध है, कितना घनिष्ठ संबंध है, उनमें आपस में कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उनके। तो ये चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। तो ये चैप्टर सिर्फ क्यों इसलिए नहीं बना है कि आपको फॉर्मूले लगा देना और वैल्यूज निकाल देना है, बोले लो रिलेशन का आंसर आ गया 1, लो रिलेशन का आंसर आ गया 0.32। तो सिर्फ इस पर्पस के लिए हम ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे। ये चैप्टर पढ़ने का मेन पर्पस सिर्फ आंसर्स निकाल के देना नहीं है। तो फिर सर है क्या? आगे बढ़ते हैं और अब फाइनली हम चालू करते हैं आज की क्लास। सर अभी तक की क्लास चालू नहीं हुई क्या? हो गई थी, बट पहले हमने मेन चैप्टर की बात अभी तक के नहीं किया। तो कोरिलेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? 2 वेरिएबल्स के बीच में किसी भी प्रकार का रिलेशन होना। शायद वो रिलेशन पॉजिटिव हो, शायद वो रिलेशन नेगेटिव हो, या हो सकता है कि रिलेशन ही ना हो। जैसे कि मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, प्लीज सब लोग पार्टिसिपेट करना, ठीक है? सारे लोग पार्टिसिपेट करना। मैं सवाल पूछ रहा हूं, एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ में, एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ, मेरे पास ऐसा 2 लोगों का अलग अलग डेटा है। मेरे पास 2 वेरिएबल है, मेरे पास हस्बैंड की भी एज है, वाइफ की भी एज है। मुझे बताइए
क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? अगर हस्बैंड की एज बढ़ेगी तो क्या वाइफ की भी एज करस्पॉन्डिंगली बढ़ेगी क्या? हाँ मतलब हाँ दोनों में सर। रिलेशन है क्या? हाँ अगर मैं Yes. दोनों की बात करूं हाँ। तो एज ऑब्वियस है कि अगर सपोज करो कोई हस्बैंड है जिसकी एज 30 है और उसके वाइफ की एज 25 है उस वक्त पर, तो अगर उस हस्बैंड की एज 31 हो जाए तो वाइफ की भी एज कितनी हो जाएंगी? 26। ऐसा तो नहीं है ना कि वाइफ 25 पर ही अटकी रहेंगी और हस्बैंड बढ़ता चलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं। नो सर। तो ये कैसा रिलेशन हुआ? पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में क्या हो रही है, चीजें बढ़ रही है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और सवाल पूछता हूँ। नंबर ऑफ बाइक्स, बाइक्स पता है ना सबको, बाइक चलाने वाली गाड़ियां, एंड नंबर ऑफ हाँ, एक्सीडेंट, Yes. नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, बताइए इनमें कैसा रिलेशन होगा? बाजार में जितनी ज्यादा बाइकें आएंगी क्या उतने ज्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस है? हाँ या ना? हाँ, हाँ तो अगर आप बोल रहे हो हाँ, इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन कोई बोलता है ना, नहीं सर, जितनी ज्यादा मार्केट में बाइक्स आएंगी ना, एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा बोलना चाहता है तो वो नेगेटिव रिलेशन क्रिएट करना चाहता है। और यहां पर दोनों बातें अप्लाई होती। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूं। किसी ने कहा मार्केट में अगर बहुत ज्यादा बाइक्स आनी शुरू हो गई, रोडों पे लोगों की बहुत बाइक चलना शुरू हो गई, तो पता है रोडों पे ट्रैफिक लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ट्रैफिक लग जाएगा। और ट्रैफिक लगेगा तो ऑब्वियस है स्पीड चलाने का चांस ही नहीं बनेगा। और अगर स्पीड चलाने का चांस ही नहीं बनेगा तो एक्सीडेंट्स भी क्या होंगे? आपने कभी सुना है क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, आपने कभी सुना है क्या कि मार्केट के अंदर एक्सीडेंट हो गया किसी का गाड़ी से और एक्सपायर हो गया वहां पर? हाँ सर। मार्केट के अंदर गाड़ी का कोई हुआ क्या, ठुका है कि कोई और उसका जान चली गई हो रोड पे या फिर हॉस्पिटलाइज हुआ हो? नहीं सर, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये रश वाला एरिया रहता है। ये एरिया में बहुत रश रहता है, ट्रैफिक रहती है बहुत ज्यादा। और ट्रैफिक रहती है तो आपको पता है यहाँ पर आप गाड़ी ज्यादा फास्ट चला ही नहीं सकते। आपको सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल के केसेस कहाँ मिलते हैं पता है क्या? हाईवेज पर। सबसे ज्यादा कहां पर मिलते हैं? हाईवेज पर। क्यों? क्योंकि हाईवेज पर ट्रैफिक कम रहता है ना, वहां पर ट्रैफिक क्या रहता है? कम रहता है, इसलिए लोग गाड़ियां अच्छी भगाते हैं। तो हमारा नंबर ऑफ बाइक्स और नंबर ऑफ एक्सीडेंट में कनेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि बाइक की स्पीड और नंबर ऑफ एक्सीडेंट में कनेक्शन है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट में कनेक्शन है। मैं गाड़ी जितनी तेज रफ्तार से चलाऊंगा मेरे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी उतने ज्यादा रहेंगे। मैं जितने कम रफ्तार से गाड़ी चलाऊंगा मेरे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी उतने कम रहेंगे। तो हमें हर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन चेक करना है, क्या उन वेरिएबल्स में कोई रिलेशन है, अगर है तो कितना है। वो चीजें हमें इस चैप्टर में निकालनी सीखनी है। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अब इस चैप्टर की खोजकर्ता कौन है? इस चैप्टर का एक्चुअली इजाद किसने किया है? ये चैप्टर जो कोरिलेशन है किसके नाम पर पॉपुलर हुआ? तो हमारे पास एक पर्सन है, थोड़ा चेहरा दिख रहा है क्या आपको? ये कौन है? ये पर्सन कार्ल पियर्सन, जो लोगों की जिंदगी में काल बनकर आए। और इन्होंने कुछ ऐसा फॉर्मूला दे दिया कार्ल पियर्सन ने कि लोग आज भी उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं किसी दो चीज का रिलेशन निकालने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को डेवलप्ड करने का क्रेडिट किन्हें जाता है? हमारे कार्ल पियर्सन साहब को जाता है। इसलिए हम लोग जो कोरिलेशन पढ़ते हैं ना, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ते हैं, सीखेंगे वो चीज। तो ये पर्सन है कार्ल पियर्सन, जिन्होंने क्या किया था, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी और जिन्होंने ये कंसेप्ट बताया था कि कोरिलेशन नाम की भी कोई चीज होती है और उसको किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। ठीक है, क्या होता है, कार्ल पियर्सन ने क्या बोला था, उनके अजम्पशंस क्या थे? पहले हम थ्योरेटिकल बात को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल अगर बात समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत बड़ी डील नहीं है हमारे लिए और आपके लिए भी। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलो, तो सबसे पहले कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप्ड किया? तो सबसे पहला जो बंदा था जिन्होंने कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, उनका नाम था फ्रांसिस गैल्टन। फ्रांसिस गैल्टन ने 1885 में कॉन्सेप्ट डेवलप्ड किया। किस चीज का कॉन्सेप्ट डेवलप किया?
कोरिलेशन का। ये फ्रांसिस साहब थे जिन्होंने बताया कि किसी दो चीजों के बीच में रिलेशन होना, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ द स्कोर और वेरिएबल्स। मतलब कोई भी दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन होगा तो उसे हम कोरिलेशन कहेंगे। ये चीज को पहली बार किसने बोला था, किसने डिफाइन किया था? जल्दी से नाम बोलिए, किसने डिफाइन किया था? फ्रांसिस फ्रांसिस गैल्टन। फ्रांसिस गैल्टन ने, ठीक है, फ्रांसिस गैल्टन ने। कार्ल पियर्सन ने नहीं किया था। जो कार्ल पियर्सन साहब है वो तो बाद में आए। ये कॉन्सेप्ट तो 1885 में ही डेवलप्ड हो चुका था। कार्ल पियर साहब ने कोएफिशिएंट बताया, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताया उन्होंने। और सिर्फ प्लेन कोरिलेशन के बारे में किसने बताया? फ्रांसिस गैल्टन साहब ने। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कोरिलेशन किसने डेवलप्ड किया है, कोरिलेशन, अच्छे से वर्ड देखो, कोरिलेशन, तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है फ्रांसिस। आपने क्या लिखना है? फ्रांसिस गैल्टन साहब ने कब किया था? 1885 में। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसने डेवलप्ड किया, तो फिर आप जवाब क्या दोगे? कार्ल पियर्सन साहब ने। ठीक है, कब? तो एग्जैक्टली वो पीरियड तो नहीं पता, बट 20th सेंचुरी में दिया है उन्होंने। जो वहां पर लिखा है ना 1934, एक्चुअली तो उनके ऑफिस की इमेज है, वो 1934 में नहीं आया कॉन्सेप्ट, उसके आसपास वाले ईयर में आया हुआ है। चलो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहली चीज तो कोरिलेशन का मतलब समझा क्या? कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन। कोई भी दो चीज के बीच का रिलेशन, कोई भी दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन, उसे हम क्या कहेंगे? कोरिलेशन। उसी को अगर डिफाइन करना हो तो उसके लिए डेफिनेशन देखिए, आप लोगों के लिए डेफिनेशन है। व्हेनेवर, जब भी कोई भी हम दो वेरिएबल्स की बात करेंगे ऑफ द सेम ग्रुप, उनका ग्रुप कैसा होना चाहिए? सेम। सर सेम ग्रुप क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर? सेम ग्रुप बोलने का कारण क्या है? सेम ग्रुप बोलने का कारण ये है, भाई मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं किसी के एज का कंपैरिजन, क्या मैं किसी के एज का कंपैरिजन उसके मार्क्स के साथ कर सकता हूं क्या? किसी के एज का कंपैरिजन मैं उसके मार्क्स के साथ कर सकता हूं क्या? ये कंपैरिजन बनेगा क्या? नो सर। क्योंकि दोनों का ग्रुप अलग है, मार्क्स अलग चीज है, एज अलग चीज है। तो कभी भी कंपैरिजन होना चाहिए विद इन द सेम ग्रुप, दोनों का ग्रुप कैसा हो? सेम हो, तो ही हम कोरिलेशन निकाल पाएंगे। हम मार्क्स और एज के बीच में अगर कोरिलेशन निकालने की बात करें तो ये सही रिलेशन नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि डिपेंड नहीं करता ना, जरूरी नहीं है ना कि अगर आपकी एज ज्यादा हो तो आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। ऐसा है क्या? आप मेरी एज सपोज अभी 27 जैसे रनिंग है, ठीक है, और आप लोगों की एज जैसे 20 रनिंग है, तो ऐसा कुछ है क्या कि 20 वाला बंदा ज्यादा स्कोर कर लेगा, 27 वाला कम करेगा? या फिर 20 वालों की एज कम है तो ये कम स्कोर करेगा, 27 वाला ज्यादा करेगा? सपोज आपके फादर्स की एज अभी 42 के आसपास होंगी ऑन एन एवरेज, ठीक है, तो 40 45 के आसपास या फिर 50 के आसपास एज द केस में भी, तो क्या ऐसा है क्या कि उन लोग एग्जाम देंगे तो ज्यादा स्कोर कर लेंगे? कोई रिलेशन है क्या एज और मार्क्स के बीच में? सर। कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन हम तब फाइंड आउट करेंगे जब वो सेम ग्रुप के आइटम्स हो, जब दोनों सेम ग्रुप के आइटम्स हो तभी हम रिलेशन चेक कर पाएंगे, अदरवाइज हम रिलेशन चेक नहीं कर पाएंगे। सो आर सो रिलेटेड दैट द इंक्रीज और डिक्रीज, ये जो हमारा जो वेरिएबल्स है ना, या तो वो सेम ट्रेंड में भागेगा, बोलने का मतलब या तो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होगा या तो दोनों में नेगेटिव रिलेशन होगा। कैसा होगा? या तो दोनों एक ही वे में चलेंगे तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव, क्या बोलेंगे उसे? पॉजिटिव रिलेशन कहेंगे। और अगर दोनों इनवर्स अगर भाग रहे तो उसे हम नेगेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? नेगेटिव रिलेशन कहेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है हमारे पास करस्पॉन्डेंस टू द इंक्रीज और डिक्रीज टू अनदर, और द कन्वर्सली इंक्रीज और डिक्रीज करस्पॉन्डेंस टू द डिक्रीज और इंक्रीज टू द अनदर। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव। एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, पॉजिटिव। एक कम होगा दूसरा भी कम होगा, पॉजिटिव। मतलब ये अगर चीजें सेम डायरेक्शन में हो रही है, सेम डायरेक्शन में हो रही है तो पॉजिटिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, अगर
अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो नेगेटिव रिलेशन। रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और तीसरा नो रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो रिलेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3। सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे आगे। तो देखो अगला पॉइंट जो अभी बताया आपको वही बात आ गई, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो रिलेशन। पॉजिटिव मतलब जब कोई भी चीज सेम डायरेक्शन में चल रही हो, चाहे फिर वो डायरेक्शन इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, सेम डायरेक्शन में होंगी, सॉरी सेम डायरेक्शन में होंगी, चाहे वो फिर इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा हो। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल या तो बढ़ रहे हैं या तो गिर रहे हैं, अगर ऐसा सेम डायरेक्शन शो करता है तो उसे हम कौन सा रिलेशन कहेंगे? उसे हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशन। यहां पर मैं कैसे दिखा सकता हूं? अगर पॉजिटिव दिखाना है तो ये सेम डायरेक्शन में हो रहे दोनों, ये एक्स वेरिएबल है, ये वाई वेरिएबल है, या फिर ये डाउनफॉल कर रहे हैं लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? यहां अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, एक वेरिएबल इंक्रीज तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज, या फिर एक वेरिएबल मतलब वाई वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो एक्स वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इनवर्स रिलेशन शो कर रहे हैं दोनों के बीच में, कैसे रिलेशन शो हो रहे हैं? इनवर्स रिलेशन शो हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। और जीरो का मतलब क्या होता है? भाई ये कितना भी बढ़ जाए दूसरे पर तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बढ़े या कम हो इसका फर्क इस पे पड़ेगा ही नहीं। सर एग्जांपल दो, मुझे बताओ पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से क्या पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से क्या कॉलेज की फीस बढ़ जाएंगी? क्या ट्यूशन की फीस बढ़ जाएंगी? क्या दोनों में कोई रिलेशन है? पेट्रोल के रेट बढ़ने की वजह से क्या मेरी कॉलेज या ट्यूशन की फीस बढ़ जाएंगी क्या? नो सर। लेकिन पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ने की वजह से हो सकता है गुड्स के रेट बढ़ जाए, हो सकता है बाइक के रेट बढ़ जाए, हो सकता है पेट्रोल कार के रेट बढ़ जाए, हो सकता है ना सर। सामान के भी रेट बढ़ सकते हैं क्या? यस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा तो गुड्स भी महंगी हो जाएंगी। तो पेट्रोल के साथ बाकी का रिलेशन हो सकता है, लेकिन कॉलेज और ट्यूशन फीस का कोई कनेक्शन है क्या? ऐसा है क्या पेट्रोल महंगा हो गया तो कॉलेज की फीस भी महंगी कर दो या ट्यूशन की फीस महंगी कर दो? तो कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज को हम नो रिलेशन या जीरो रिलेशन कहते हैं। क्लियर है पूरी बातें? ये देखो जो मैंने पॉइंट अभी आपको बताया, बस वही चीज यहां लिखी हुई है। इफ द फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज, अदर ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज रिस्पेक्टिवली, देयर रिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव रिलेशन बिकॉज ऑफ द मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी वेरिएबल बढ़ेगा, एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा भी वेरिएबल कम होगा। जब भी ये सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, जब भी एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रिलेशन। और ये रिलेशन पता है कहां से कहां तक वेरी करता है? -1 से लेकर इसकी रेंज होती है +1 तक की। हमेशा याद रखना कोरिलेशन की रेंज -1 से शुरू होकर +1 पर आकर खत्म होती है। इसी के बीच में कभी भी कोरिलेशन बनते हैं। किसी के भी रिलेशन देखना है तो रिलेशन 100% के अंदर ही होगा ना, 100% के ऊपर तो नहीं जा सकता। तो ये 1 डिनोट करता है 100% को। आगे और बात करते हैं, ठीक है, आगे और बात करते हैं। नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव मतलब अपोजिट। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में चीजें चलेंगी। जैसे कि आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दे रहा है, जैसे देखो पॉजिटिव में इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट्स, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। सर कैसे? अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपके अचीवमेंट्स भी ज्यादा होंगे। अगर आप ज्यादा मेहनती हो, ज्यादा दिमाग लगाते हो तो आपके अचीवमेंट्स भी ज्यादा होंगे। अगर आपके इंटेलिजेंस कम है तो अचीवमेंट्स भी कम रहेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन। एंजाइटी और परफॉर्मेंस, आपको किसी चीज को लेकर एंजाइटी हो रही है तो उसका मतलब उसका परफॉर्मेंस से कोई रिलेशन है क्या? यस सर, एंजाइटी ज्यादा होगी तो परफॉर्मेंस कम होगा। एंजाइटी ज्यादा होंगी किसी चीज को लेकर, अगर घबराहट ज्यादा होंगी आपको, एंजाइटी किसी चीज को लेकर ज्यादा होंगी, घबराहट ज्यादा होंगी, तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। बोलते हैं ना घबराहट में इंसान अच्छे काम नहीं करता, तो आपकी घबराहट है, एंजाइटी हो रही किसी चीज को लेकर, तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू होगा? डाउनफॉल। जितना ज्यादा एंजाइटी परफॉर्मेंस उतना कम। इसलिए कभी घबराए ना, बिना घबराए काम करे। और अभी पता है आपको
कोविड में सबसे ज्यादा अभी कौन जा रहे हैं? जो सबसे ज्यादा डर रहे, घबरा रहे हैं। तो घबराने की वजह से उनको मतलब एंजाइटी, और मैं बोल सकता हूं एक प्रकार से डेथ, जो अभी कोविड में जो डेथ हो रही है, इनमें पॉजिटिव रिलेशन है। जो जितना ज्यादा घबरा रहा है, अलग फील कर रहा है, उनकी डेथ रेट उतनी ज्यादा है। बट जो एंजाइटी फील नहीं कर रहा है, मतलब जो हैप्पी है, जो खुश है, जो अपने आप को मेंटेन कर रहा है, उसके साथ अपोजिट रिलेशन चल रहा है। मतलब अगर वो ज्यादा हैप्पी है तो डेथ कम हो रही है, अगर वो ज्यादा हैप्पी है तो डेथ कम हो रही है। रिलेशन समझा के कोविड में, इसलिए प्लीज कोई घबराए ना, पैनिक ना करे किसी भी सिचुएशन में। चलो आगे बढ़ते हैं। जीरो रिलेशन मतलब कोई रिलेशन ही नहीं इनके बीच में। ठीक है, बस हम लोग लास्ट 5 मिनट में आज की क्लास खत्म कर देंगे, फिर एमए शुरू करेंगे। बस ये 40 मिनट वाला सेशन खत्म हो जाएगा 8 मिनट में। तो आज हम एक ही सेशन करते हैं इसका 40 मिनट का, फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन हम एमए का शुरू करेंगे। चलो, तो जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? तो जीरो कोरिलेशन का मतलब होता है भाई रिलेशन ही नहीं है। मुझे बताओ, इंटेलिजेंट और हाइट में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? ऐसा है क्या मेरी हाइट कम है, आप सभी को पता है, तो मैं कम बुद्धिमान हूं या मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं? आपकी हाइट ज्यादा है, आपकी हाइट ज्यादा है, तो ऐसा कुछ है कि आप ज्यादा बुद्धिमान हो या कम बुद्धिमान हो? हाइट का कनेक्शन क्या इंटेलिजेंस की वजह पर हो सकता है? किसी के हाइट की वजह से आप वो उतना इंटेलिजेंट है या नहीं है, क्या ये आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? जवाब दीजिए। नो सर। नो सर। तो कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, किसमें? इंटेलिजेंस और हाइट्स के बीच में। समझ में आई यहां तक के बातें? अभी तक हम कितनी बातें कर चुके हैं? अभी तक हम 3 बातें कर चुके हैं। कौन कौन सी? पहली बात तो हमने की है कि भाई ये हम जो सिलेबस में क्या क्या यूनिट्स है। दूसरी बात हमने किया कि पहला यूनिट कोरिलेशन से रिलेटेड है, तो कोरिलेशन क्या होता है? तो कोरिलेशन पर्टिकुलर दो चीज के, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन है। फिर तीसरी बात हमने किया कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, कितने प्रकार के कोरिलेशन होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जब चीजें सेम डायरेक्शन में चलती है पॉजिटिव रिलेशन, कोरिलेशन। जब नेगेटिव डायरेक्शन में एक दूसरे के इनवर्स चलती है तो नेगेटिव, और जब दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं होता तो नो कोरिलेशन। हम चौथा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास का, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और इसको बनाने का क्रेडिट जाता है कार्ल पियर्सन साहब को। किसको? कार्ल पियर्सन साहब को। काफी सारे लोगों के लिए काल बनकर आए थे 1934, जो एक उनका ऑफिस जो 10 ईयर पीरियड था उसमें, क्योंकि इन्होंने ऐसा खतरनाक फॉर्मूला दिया कि बच्चों के तोते उड़ जाते याद करते करते। कुछ बच्चे तो कर लेते, लेकिन कुछ बच्चे को पूरा मतलब काल नजर आता है उनके सामने। चलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताता है डिग्री। क्या बताता है? डिग्री मतलब परसेंटेज। ठीक है, क्या बताता है? परसेंटेज। कि कोई भी दो वेरिएबल, कोई एक्स वेरिएबल है, कोई वाई वेरिएबल है, तो दोनों के बीच में कितने परसेंट का रिलेशन है, दोनों के बीच में कितने परसेंट का रिलेशन है, ये बताता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशंस तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बताएगा, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिग्री भी बताएगा कि ये इतना पॉजिटिव है और ये इतना नेगेटिव है। ये क्या करेगा साथ में? ये आप लोगों को, एक मिनट, ये आप लोगों को पॉइंट भी बताता है कि इसमें कितना रिलेशन है, मतलब कितना ये पॉजिटिव है, कितना ये नेगेटिव है, उसका लेवल बताता है, उसका परसेंटेज बताता है कि ये इतना परसेंट पॉजिटिव है या इतना परसेंट नेगेटिव है, इस तरीके से। चलो, तो आगे पहला पॉइंट क्या है? द रेशियो इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड वेरिएबल्स। तो जो भी दो रिलेटेड वेरिएबल्स होंगे उसके बीच में क्या बताएगा? ये रिलेशन। तो रिलेशन अगर पॉजिटिव है तो +1 तक के जा सकता है, +1 से कम भी हो सकता है। और मैं इसका लेवल लिखवाऊंगा आप लोगों को, इसके अलग अलग लेवल्स है, 6 लेवल है इसके टोटल, वो 6 लेवल्स लिखवाऊंगा, और एमसीक्यूज में आते हैं ये 6 लेवल्स। ठीक है, एमसीक्यूज में या फिर जब हम सॉल्यूशंस करेंगे तो वहां पर ये लेवल्स पूछा जाता है। और -1 है मतलब हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, और अगर 0 है, जीरो यहां लिखा नहीं है, बट अगर 0 है तो 0 का मतलब होता है नो कोरिलेशन। 0 वैल्यू आ रही है मतलब नो कोरिलेशन। सर 0 वैल्यू आ सकती है क्या? यस, आ सकती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मैथमेटिक्स। ठीक है, जब इंफिनिटी आ सकती है तो भाई 0 क्यों नहीं आ सकती? तो मैथमेटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब चीज आएंगी मैथमेटिक्स के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। होप यहां तक के बातें समझी क्या?
प्लीज जवाब दे दीजिए एक बार। Yes, sir. चलिए फिर हाँ, हम लोग भाई कोरिलेशन जो पढ़ रहे हैं उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना? तो हम क्यों कोरिलेशन का यूज करते हैं? तो सबसे पहले तो हम टेस्ट करते हैं किस चीज की, किसी चीज के वैलिडिटी की, कि वो चीज उस चीज से वाकई में रिलेटेड है क्या, वैलिड है क्या उसका रिलेशन, जो हम बोल रहे हैं कि वो चीज उससे कनेक्ट है, सच में कनेक्ट है क्या, और है तो कितना % कनेक्शन है। हम किसी के कनेक्शन को चेक कर रहे हैं, हम किसी के टेस्ट वैलिडिटी को चेक कर रहे हैं कि वो जो कनेक्टेड है वाकई में एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है, उनका कनेक्शन, ठीक है? इसलिए हम कोरिलेशन को चेक करते हैं या पढ़ते हैं। ये हमें क्या डिसाइड करने में हेल्प करता है? रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट। अगर वो चीज आपस में कनेक्टेड है ना, तो हम उसके बेसिस पर डिसीजन लेंगे। जैसे कि अगर हमें पता चल गया कि ट्रैफिक और एक्सीडेंट में रिलेशन है, तो मुझे अगर एक्सीडेंट को कवर करना है, अगर मुझे एक्सीडेंट को कम करना है, मैं जगह जगह ट्रैफिक बढ़वा दूंगा। अगर मुझे एक्सीडेंट को कम करना है, जगह जगह ट्रैफिक बढ़वा दूंगा। सर कैसे? हर्डल्स लगा के, और जो बैरियर्स आते हैं ना, ट्रैफिक वाले सिग्नल जो ट्रैफिक पर जो बैरियर लगे रहते हैं, तो वो जगह जगह पर हर 200-300 मीटर पर मैं उसको ऐसे आड़े टेढ़े लगाऊंगा। एक्सीडेंट अपने आप कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसेंस थोड़ी ना, पागल थोड़ी ना कि डायरेक्ट जाके वो बैरियर को ठोक देगा, वो निकालेगा, बट जब टर्न करने के लिए गाड़ी टर्न करेगा, स्पीड स्लो करना पड़ेगा। तो ये हम किसी चीज की रिलायबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि वाकई में उनमें रिलेशन है क्या, कितना सच्चा, कितना एक्यूरेट रिलेशन है उनमें, और उस रिलेशन के बेसिस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। भाई दो वेरिएबल्स में कितना हद तक का रिलेशन है, वो चीजें। और इट हेल्प्स टू असर्टेन द ट्रेट्स एंड द कैपेसिटी ऑफ द पीपल्स। बोलने का मतलब कि हम ये बात को असर्टेन कर सकते हैं और कि उनमें रिलेशन कितना है, और उस रिलेशन के बेसिस पर हम टैक्टिक्स बना सकते हैं। सर टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ ट्रेटिक्स लिखा है, मैं टैक्टिक्स की बात कर रहा हूँ। हम मतलब अपने प्लान्स, अपने जो भी हमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल में चीजों को बदलाव लाना है, या उस पर्टिकुलर एक वेरिएबल की वजह से दूसरे पर कितना फर्क पड़ता है। जैसे मान लो मुझे अपने सेल और एडवर्टीजमेंट के बीच में रिलेशन देखना है। सर इसका रिलेशन देखकर क्या करोगे? भाई बिजनेस में मैं डिसीजंस लूंगा कि मैं ज्यादा एडवर्टीजमेंट करूंगा तो क्या मेरी सेल ज्यादा होंगी। मैं एडवर्टीजमेंट को क्या बोलता हूं? इंडिपेंडेंट, लेकिन मेरा सेल डिपेंडेंट है किसके ऊपर? एडवर्टीजमेंट। जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करूंगा सच में उतना ज्यादा माल बिकेगा क्या? ये बात को मैं चेक करूंगा, इसके लिए मैं टैक्टिक रेडी करूंगा, और मैं इसके बेसिस पर बिजनेस के फाइनेंशियल या फिर मैं दूसरे भी डिसीजंस ले सकता हूं। तो ये हमारे बिजनेस कोरिलेशन के क्या है? यूजेस है। कैसे कंप्यूट किया जाता है? सबसे पहली चीज तो हमारे पास दो तरीके के कोरिलेशन है, मैंने पहले भी बात किया हूं। ये जो रैंक कोरिलेशन है ना, ये किसने दिया है? स्पीयरमैन साहब ने। किसने? स्पीयरमैन साहब ने। और ये प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का मतलब ही क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कार्ल पियर्सन वाला है, ये कार्ल पियर्सन वाला है। तो हमें दोनों है सिलेबस में। तो जो कोरिलेशन है उसे दो कैटेगरीज में बांटा गया। दो मेथड होती है, एक रैंक के बेसिस पर और एक प्रोडक्ट के मूवमेंट के बेसिस पर। वो कितना मूव कर रहा है, कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है, उसके बेसिस पर। चलो हमारा लास्ट मिनट शुरू है अभी, और अप्रोक्सीमेटली ये दो मेथड, अब ये दो मेथड हम आगे जब कल से हमारा कार्ल पियर्सन मेथड शुरू हो जाएगा। बोलने का मतलब कल हम इस मेथड को भी पढ़ेंगे और कल से हमारा न्यूमेरिकल भी शुरू हो जाएगा। तो यहां से हम क्लास कब करेंगे? कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो कल से कार्ल पियर्सन के न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। और ज्यादा थ्योरी नहीं है इसमें, मतलब है थोड़ी बहुत और लिखवाने की, वो मैं लिखवाऊंगा। ये फॉर्मूला आ गया,